ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। गजब यह है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। वे सबके सब परेशान हैं, यहाँ पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। क्यों वो भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं? कौन है जिनके शेर सबको आते हैं? मंजी हुई जुबान, कसे हुए छंद, बंकिम भंगिमा, नया तेवर, कसी हुई अभिव्यक्ति। पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसे आदमी की प्रामाणिक पीड़ा भरी आवाज़ है जो पूरे मुल्क की आवाज़ बनती है। वो अपनी दुनिया के अलावा इस मुल्क को भी बहुत प्यार करता था। ये सच है कि दुनिया छोड़ने की उन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर दी और इस बरस हम उनकी 50वीं पुण्यतिथि मना रहे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे मैं दुष्यंत कुमार जी की बात कर रही हूँ। वो पूरे विश्व के प्रसिद्ध गज़लकार हैं और इसके अलावा भी वो हम सबके दिल में बसते हैं और हम सबके भोपाल को बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि जो पहले सुना नहीं गया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। दुष्यंत जी के बारे में बहुत सुना गया, पढ़ा गया, कहा गया। हालांकि इतनी सारी प्रसिद्धि सुनने के लिए दुष्यंत जी हमारे बीच नहीं रहे, पर मुझे इसमें दुष्यंत जी के पुत्र आलोक त्यागी और उनकी पुत्रवधू और उनके परम मित्र कमलेश्वर जी की पुत्री मानू जी से हम बात करेंगे। और मुझे इसके अलावा कुछ सूझा भी नहीं कि इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। तो आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आलोक जी का परिचय दे दूँ। आलोक जी हरफनमौला हैं और हर क्षेत्र में दखल रखते हैं। आप बहुत पहले दूरदर्शन पे भी काम कर चुके हैं, एक अच्छे बैंकर रहे हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार, गज़लकार, शायर भी हैं। ज़ाहिर सी बात है ये तो होना ही था क्योंकि सब उनसे उम्मीद भी रखते हैं कि वो दुष्यंत जी के बेटे हैं तो गज़ल कहेंगे। तो और उनके हाल ही में उनकी गज़लों पर एक नई पुस्तक भी आने वाली है नए वर्ष में। तो आलोक जी, मैं चाहूँगी कि हम वैसे तो सब लोग दुष्यंत जी की किताबों से सब उससे परिचित हैं, पर युवा वर्ग जिस तरीके से उनके लिए दीवाना रहता है और हर बच्चा, हर राजनीतिज्ञ, हर मंत्री उनके बारे में बात करता है। लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा-सा हल्का-सा परिचय जानना चाहूँगी उनकी किताबों के बारे में, उनकी जन्मभूमि के बारे में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उन्होंने कैसे सबसे पहले अपने पिता को आपने दूर से लिखते कब देखा? आपने बड़े होने के बाद उनको एक लेखक के रूप में पहचाना या जब आप पैदा हुए थे तब से उनको आप लेखक के रूप में देख रहे हैं? तो थोड़ा उनके बारे में हमें, हमारे जो दर्शक पहले से नहीं जुड़े हैं उनके लिए आप बताइए। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो ऐसा है कि वो एक ज़मींदार परिवार में पैदा हुए। जी। उनके पिता चौधरी भगवत सहाय जी। खुद पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे। हालांकि ग्रामीण परिवेश था और बहुत ज़्यादा शिक्षा की वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। उन्हें गज़लों का और शेरो शायरी का बड़ा शौक था। वाह। तो मुझे लगता है कि ये कारण रहा होगा पापा का इस तरफ आने की तरफ। फिर वो गांव में, चूँकि स्कूल नहीं होते तो पढ़ने के लिए पहले मुजफ्फरनगर गए, फिर वो नेटौर गए, फिर चंदौसी गए और फिर वहाँ से होते हुए इलाहाबाद पहुँचे। तो
तो ये उनकी शिक्षा अलग अलग स्थानों पर हुई। जहाँ तक उनकी रचना यात्रा है वो उनकी शुरू होती है जब वो नेहटौर में आते हैं और वो एडोलेसेंस में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर जो है जैसा कि होता है उस उम्र में उनका एक इश्क होता है बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा। चर्चित था, बड़ा चर्चित इश्क होता है। और वहाँ से उनकी जो है उनके गीत शुरू होते हैं और वो गीत ज़्यादातर रुमानी हैं। पर हम देखते हैं कि गीतों के दौरान ही धीरे धीरे उनके गीत जो हैं एक वो गंभीर रुख अख्तियार करते हैं, जहाँ वो गांधी की बात करते हैं, जहाँ वो सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं। इतनी कम उम्र में ये चीज़ें जो है, मैंने जब बाद में पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मुझे इसका एक कारण ये भी लगा कि हमारा पूरा जो इलाका था वो पूरा जो आज़ादी की जंग थी, पापा की पैदाइश जो है 33 के आसपास की है, तो उस समय जो है आज़ादी के लिए एक ज़बरदस्त फर्वर था लोगों के अंदर और सब लोग जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो हमारे इलाके में जितने क्रांतिकारी थे उनको बड़ी पनाह वनाह भी दी जाती थी वहाँ पर, तो एक माहौल था पूरा। तो इन्होंने वो भी देखा होगा, तो इसीलिए एक वो आज़ादी के लिए और उसमें गांधी की भूमिका और उसमें जो है मतलब एक जिम्मेदारी का भाव, एक जिम्मेदार नागरिक का जो पहले कवि और लेखक वगैरह महसूस करते थे वो माहौल आपका दिखता है, वो दिखता है। मतलब शुरुआत वहीं से होती है कि एक रोमांस होता है और वहां से कविता फूटती है, आह से निकला होगा कभी वियोगी पहला, तो इस तरह की जो बात क्या बात है। तो वियोगी पहला होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, वो जो बड़ी चर्चित पंक्ति है। तो खैर गीतों से बात शुरू होती है और जब तक वो चंदौसी आते हैं, मतलब जब वो 11th-12th में हैं, मैं सोचता हूँ तो बहुत रोमांचित होता हूँ। तो एक मैगजीन एडिट करना शुरू कर देते हैं वहाँ अपने दोस्तों को लेकर, हम विचार लोगों को लेकर वो एक मैगजीन शुरू करते हैं वहाँ पर, साहित्यिक मैगजीन जो है, जिसमें थोड़ा बहुत पुट फिल्मों का भी है और सारी रोचक बनाने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े बहुत वो भी हैं, पर जो मेन कंसर्न है वो साहित्यिक कंसर्न है और वो जो है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर वो चल रही है। तो यहाँ तक गीतों की यात्रा होती है। उसके बाद जो, और यहीं पर वो अपनी पहली पांडुलिपि तैयार करते हैं जो वो सुमित्रा नंदन पंत को समर्पित करते हैं। क्या बात है। ये 12th का बच्चा जो है ये कर रहा है, उनके आदर्श जो है सुमित्रा नंदन पंत। और रोमांच की इंतहा ये है कि जब वो इलाहाबाद पहुंचते हैं और इलाहाबाद में जब वो पहला कवि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के, तो उसकी सदारत जो है सुमित्रा नंदन पंत कर रहे होते हैं। बहुत मतलब किसी का एक ड्रीम कम ट्रू होता है, मतलब आप किसी को आदर्श मानते हैं और वो जो है वो आपके सामने बैठा सदारत कर रहा है। तो खैर गीतों से फिर वो कविताओं, जब वो इलाहाबाद आते हैं तो फिर वो कविताओं की तरफ आते हैं, क्योंकि गीतों को जो है उस समय बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। गीतकार थे बड़े अच्छे अच्छे, गाते थे वो, हाँ वो गाते भी थे। अच्छा। और वो मंच पे जो 2-3 बड़े जो खूबसूरत लोग उस समय हुआ करते थे मंच पे, जैसे नीरज थे, जैसे मजाज थे, जैसे राही मासूम रजा थे और दुष्यंत थे। ये लोग जो हैं जब चारों मंच पे होते थे तो आप सोचो कल्पना, मजाज थोड़े बड़े थे इनसे, पर ये राही और ये लोग तो साथ के थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे ये लोग, राही मासूम रजा और ये लोग जो। माशाल्लाह खूबसूरती में तो आप भी अपने पिताजी को। जी बहुत शुक्रिया, आप नहीं भी तारीफ करती तब भी मैं इस प्रोग्राम में शामिल होता। पर तो हुआ ये कि वहां पर उन्होंने जो है गीत से वो कविता की तरफ आए और कविता में ये 57 में, मतलब 1957 में जब वो मतलब मुश्किल से 24-25 साल के रहे होंगे, तब इनका पहला संग्रह आता है सूर्य का स्वागत, और ये रातों रात एक संग्रह से ही बिकम्स अ सेलिब्रिटी। जैसे बायरन की प्रसिद्धि होती है अंग्रेजी साहित्य में, हम देखते हैं कि रातों रात बायरन जो है ही बिकम्स अ सुपरस्टार, वैसे ही दुष्यंत अपनी पहली कविता के संग्रह से ही एक सेलिब्रिटी हो जाते हैं। और न केवल ये, बल्कि उस समय जैसे इनके साथ जो थे एक पूरा त्रिशूल, दुष्यंत जी, कमलेश्वर और मार्कंडे, इनका तीनों का एक त्रिशूल था और ये तीनों ही अपने आप में कॉलेज से निकलते ही सेलिब्रिटी हो गए। तो सोचो जरा, कमलेश्वर जी की अपनी कहानियां थी जो उस समय उन्होंने, मतलब राजा निर्वंशिया जो कहानी थी, और वो मतलब ऐसी मार्कंडे भी जो थे, तो वो दौर ही ऐसा था, इलाहाबाद में माहौल ही ऐसा था, मतलब वहाँ इतने बड़े बड़े साहित्यकार थे, वहाँ पर अज्ञे थे, वहाँ पर अश थे, वहाँ धर्मवीर भारती थे, वहाँ बच्चन थे, वहाँ राही शाही थे, मतलब जितने बड़े आप नाम कल्पना कर सकते हैं उस दौर में सारे, और निराला जी और पंत जी और महादेवी और ये लोग तो थे ही वहाँ पर जो सबसे इनके अग्रज। तो ऐसे माहौल में इन लोगों ने, मेरे ख्याल से इनका ये साहित्य में बपतिस्मा हुआ है, मैं कहूँगा कि उस दौर में ये लोग जो है निकल के पूरे आए हैं। और जहाँ तक दुष्यंत जी की रचनाओं का सवाल है, तो
दुष्यंत जी का पहला, जैसे मैंने बताया, सूर्य का स्वागत उनका वो था। उसके बाद उनके 2-3 काव्य संग्रह और आए। एक आवाज़ों के घेरे आया, हाँ। फिर एक जलते हुए वन का वसंत आया, वसंत। फिर उसके बाद उन्होंने एक काव्य नाटक दिया। अच्छा। काव्य नाटक जो है एक कंठ कंठ विषपाई। विषपाई। काव्य नाटक जो है हिंदी साहित्य में 2 ही काव्य नाटक बहुत चर्चित रहे हैं। जो पहला काव्य नाटक था, हाँ। वो अंधा युग था, अंधा युग। डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मवीर का। भारती। क्योंकि काव्य नाटक की जो परिभाषा है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो कि टी.एस. इलियट ने तय किए थे भाई कि ये इतना ये होना चाहिए। एसेंशियल है। हाँ। मतलब देखिए, आप काव्य भी है और उसमें नाटक भी है। नाटक भी है। यहाँ पर मतलब कविता और नाटक दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरे का काम चल सकता है। दोनों एक दूसरे पे इस तरह से आश्रित हैं कि एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। जब ऐसे अन्योन्याश्रित हों दोनों पे, और तब यदि कोई नाटक लिखा जाए तो उसको मानेंगे कि आप वो काव्य नाटक है। तो ये एक असेंशियल शर्त थी काव्य नाटक होने की, जो कि धर्मवीर भारती के अंधा युग के बाद आप सीधा जो है उसे एक कंठ विषपाई में पाते हैं। इसलिए एक कंठ विषपाई अगेन बिकेम अ रोरिंग सक्सेस। उसकी बहुत चर्चा हुई। तो आपने जब कविताएं लिखी तो इतनी प्रसिद्धि मिली, फिर काव्य नाटक लिखा तो प्रसिद्धि। इस बीच उन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे सवाल एक उपन्यास था। हाँ। उनका आंगन में एक वृक्ष था, जो तकरीबन आत्मकथात्मक है, अपने बड़े भाई को लेकर, जो उनकी पहली माँ से हुए थे। तो उनको लेकर एक बहुत ही आत्मकथात्मक उपन्यास है, छोटे छोटे, ये एक आंगन में एक वृक्ष। और छोटे छोटे सवाल जो उपन्यास है, वो उनके जो उन्होंने कुछ वक्त के लिए पढ़ाया था एक कॉलेज में। तो अपने वो जो अनुभव थे, उन अनुभवों से उन्होंने देश की शिक्षा नीति में किस तरह का की सड़ांध भरी हुई है, किस तरह ये इसे बर्बाद किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त एक इंसाइटफुल नॉवल है पूरा का पूरा। बहुत पठनीय है, बहुत जबरदस्त नॉवल है। और कुछ लोग इस विधा में भी उन्होंने अपना, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं ममता जी कि ये 1964 में उपन्यास आया है, और 1968 में जो है राग दरबारी आता है श्रीलाल शुक्ल का। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलाल शुक्ल के नाटक के उपन्यास की आहटें जो हैं, वो आप इसके अंदर छोटे छोटे सवाल के अंदर सुन सकते हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि पापा खुद जो है राग दरबारी को बहुत अप्रिशिएट करते थे, और मुझको और मेरी बहन को तो बैठ के उन्होंने पढ़वाया था कि ये उपन्यास तुम लोग पढ़ो। वो शायद उस पे भी आया था, दूरदर्शन पे भी आया था। फिर उसके बाद जो है, फिर आप देखते हैं कि ये फिर वो गज़लों की तरफ आते हैं। और वो गज़लों की तरफ आने के उनके अपने कारण थे। ये वो दौर था जब इमरजेंसी की आहटें शुरू हो गई थी। इमरजेंसी तो 26 जून 75 में लगी, पर पूरे 74 के दौरान पूरा माहौल ऐसा बनने लगा था जहाँ पर आपके जो अधिकार थे वो उनको कर्टेल किया जा रहा था। धीरे धीरे एक सफोकेशन का माहौल था, जो कि पूरा समाज जो है वो महसूस कर रहा था उस समय जो है। तो फिर वो है दुष्यंत जी, कविताओं को छोड़कर फिर वो एक गज़लों की तरफ आते हैं। और गज़लों की तरफ क्यों आते हैं, इसका वो खुलासा करते हैं अपने एक लेख के अंदर। जैसे आप मुझे इजाजत दे तो मैं पढ़ के बताऊंगा। बिल्कुल, जरूर। और ये बड़ा महत्वपूर्ण आत्मकथ्य है कि वो गज़लों की तरफ क्यों आए। अच्छा। गज़लों की तरफ आना, जो एक हिंदी कविता में जो आदमी एक पूरा नाम बना चुका है अपना, हाँ। वो ये जोखम उठाता है, वो खतरा उठाता है, और एक नई विधा में जो है उस समय जबकि बहुत फैज उस समय शायद पाकिस्तान का जो झंडा गाड़ चुके थे, और मतलब उस समय गजलकार बनना एक कवि के लिए बहुत कठिन हो जाता है। वो था इसलिए भी, चूंकि देखिए वो गजल की तरफ क्यों आए, इसका उन्होंने एक अपने लेख में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि वो गजलों की तरफ क्यों आए। जी। पर मैं साथ में ये भी संदर्भ क्लियर कर दूं इसका कि देखिए उससे पहले भी हिंदी में, उर्दू में गजलें बहुत अच्छी लिखी गई। और आपने सही कहा कि फैज़ ने तो जो है वो कमाल किया है पाकिस्तान में अपनी गजलों को लेकर और अपने कंटेंट को लेकर, कि वैसा तो कोई दूसरा शायर नहीं हुआ है उस तरह के कंटेंट का। पर दुष्यंत जी ने ये जो कोशिश की है, ये हिंदी में की है। वो उर्दू में थी और ये हिंदी में थी। और हिंदी के कई कवि गजलों की कोशिश कर चुके थे, भारतेंदु जी से लेकर और निराला से लेकर और शमशेर बहादुर सिंह से लेकर और त्रिलोचन से लेकर, ये सब लोग हिंदी में गजलें कहने की कोशिश कर चुके थे। इन सब का कद बहुत बड़ा है, दुष्यंत जी से बहुत बड़ा कद है, पर इसके बावजूद ये लोग गजल को हिंदी में एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो ऐसे माहौल में इसीलिए शायद दुष्यंत जी को हिंदी का पहला गजलकार कहा जाता है। इसीलिए मतलब जो हिंदी गजल, जो इसको, इस नाम को हिंदी गजल जो टैग है, हिंदी में गजल अलग बात है, पर हिंदी गजल जो एक जिस नाम से अभिहित हुई है, वो दुष्यंत जी की रचनाओं के बाद जो बहुत सारे लोगों ने हिंदी गजलें कहनी शुरू कर दी हैं,
बहुत सारे लोग जो गीतकार थे वो भी गजलों की तरफ आ गजलों गए, की तरफ। बहुत सारे कवि भी गजलों की तरफ आ गए, और गजल एक तरह से हिंदी में हिंदी काव्य की मुख्य धारा बन गई। तो ये एक बड़ी बात थी। पर हमें वो याद करना पड़ेगा कि जब दुष्यंत जी गजलों की तरफ आए तो उनके सामने ये बैकग्राउंड था कि इतने बड़े बड़े कवि लिखकर और जो है वो काफी निराश होकर जा चुनौतियां भी, चुके हाँ, थे। चुनौतियां भी रही होंगी, बहुत चुनौतियां थी लोगों उनके ने सामने। विरोध भी किया होगा। तो उसके बावजूद वो गजलों की तरफ क्यों आए, इन्होंने उसका हाँ, खुलासा बताएं किया जी, बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि मैं क्यों। तो वो लिखते हैं कि इधर बार बार मुझसे सवाल पूछा गया है और ये कोई बुनियादी सवाल नहीं है कि मैं गजलें क्यों लिख रहा हूं। ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत दिनों तो कोट पतलून पहनने वाले आदमी को एक दिन धोती कुर्ते में देखकर आप उससे पूछें कि तुम धोती कुर्ता क्यों पहनने लगे। मैं महसूस करता हूं कि किसी भी कवि के लिए कविता में एक शैली से दूसरी शैली की ओर आना कोई अनहोनी बात नहीं है, बल्कि एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु मेरे लिए बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, सिर्फ पोशाक या शैली बदलने के लिए मैंने गजलें नहीं कही हैं। उसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कि मैं अपनी तकलीफ को, उस शदीद तकलीफ को जिससे सीना फटने लगता है, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई और समग्रता के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने गजलें कही हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब तकलीफ गुनगुनाहट के रास्ते बाहर आना चाहती है। उस दौर में फंसकर गमे जाना और गमे दौरा दोनों एक हो जाते हैं। ये गजलें दरअसल ऐसे ही एक दौर की देन हैं। यहां मैं साफ कर दूं कि गजल मुझ पर नाजिल नहीं हुई है। मैं पिछले 25 सालों से इसे सुनता और पसंद करता आया हूं और मैंने कभी चोरी छिपे इसमें हाथ भी आजमाया है। लेकिन गजल लिखने या कहने के पीछे एक जिज्ञासा मुझे अक्सर तंग करती रही है, और वो ये कि भारतीय कवियों में सबसे प्रखर अनुभूति के कवि मिर्जा गालिब ने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए गजल का माध्यम ही क्यों चुना। और अगर गजल के माध्यम से गालिब अपनी निजी तकलीफ को सार्वजनिक बना सकते हैं तो मेरी तो तकलीफ दोहरी है, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। और इस माध्यम के सहारे एक अपेक्षाकृत व्यापक पाठक वर्ग तक मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। मुझे अपने बारे में कभी मुगालते नहीं रहे। मैं मानता हूं कि मैं गालिब नहीं हूं, उस प्रतिभा का शतांश भी शायद मुझ में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी तकलीफ गालिब से कम है या मैंने उसे कम शिद्दत से महसूस किया है। हो सकता है कि अपनी अपनी पीड़ा को लेकर हर आदमी को यह वहम होता हो, लेकिन इतिहास मुझसे जुड़ी हुई मेरे समय की तकलीफ का खुद गवाह है। ये समय की तकलीफ, ये इमरजेंसी का दौर, इमरजेंसी का दौर जब बोलना भी था मना, सच बोलना तो दरकिनार, ऐसे दौर में उन्होंने ये कहा कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। ये उनकी गजलें आती हैं। क्या बात है। तो बस इस जरा सी पूंजी के सहारे मैं उस्तादों और महारथियों के अखाड़े में उतर पड़ा। मैं जानता था कि हिंदी में निराला से लेकर शमशेर तक अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने गजल के माध्यम को अपनाया है, और गजल का चस्का मुझे खुद शमशेर बहादुर सिंह की गजलें सुनकर लगा था। हाँ, मैंने गजल अपने चारों ओर बुनी जा रही कविता की एक रास्ता को तोड़ने के लिए भी लिखी। यस, ये बात बहुत खूबसूरत है। हाँ, और वो ये कहते हैं कि ये बात विवादास्पद हो सकती है, पर मैं बराबर महसूस करता रहा हूं कि कविता में आधुनिकता का छद्म कविता को बराबर पाठकों से दूर करता रहा है, और कविता और पाठक के बीच इतना फासला कभी नहीं था जितना आज है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि कविता शनय शनय अपनी पहचान और कवि अपनी शख्सियत खोता चला जा रहा था। ऐसे में लगता था गोया 2 दर्जन कवि एक ही शैली और शब्दावली में एक ही कविता लिख रहे हैं। इस कविता के बारे में यह कहा जाता है कि वह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की भूमिका तैयार कर रही है। मेरी समझ में यह वक्तव्य भ्रामक है और दलील खोटी है। जो कविता लोगों तक पहुंचती ही नहीं, लोगों के गले उतरती ही नहीं, वो किसी भी क्रांति की संवाहिका कैसे हो सकती है। सही बात है। तो ये उनके तात्कालिक कारण थे जिससे एक स्थापित हिंदी का कवि गजल की तरफ आता है, क्योंकि गजल मूलतः एक संवाद है। हाँ। गजल बातचीत है। भले ही गजल पहले दौर में ये होता था कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से बातचीत को गजल माना जाता था, पर कालांतर में उसने अपना स्वरूप बदला है और वो मूलतः एक संवाद हो गई है जहां पर बात करना चाहते हैं। और इमरजेंसी वो दौर था जिसमें अपने पाठकों से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था। और ये कितना बड़ा खतरा मोल लिया उन्होंने, हैं, क्योंकि कोई बात नहीं कर सकता था, कह नहीं सकता था। उस समय दुष्यंत जी ने अपनी बात रखी। निश्चित। उनकी जो गज़लें हैं वो रोमानी भी हैं और प्रतिक्रियावादी भी हैं, तो उन पे प्रतिक्रिया भी मिलती है। मतलब उन्होंने प्रतिक्रिया दी है समाज में उठने वाली चीज़ों के बारे में।
आपने इन दोनों गज़लों की प्रसिद्धि के बारे में कैसे, मतलब आप उसको अलग करेंगे कि कौन-सी ज़्यादा प्रसिद्ध रही? जैसे साये में धूप है। साये में धूप में दिखाई देता है फ़र्क। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो मोहब्बत की ग़ज़लें हैं या ऐसा है। तो ये अंतर जो आया, तो उसमें प्रसिद्धि उनको किस क्षेत्र में ज़्यादा मिली? देखिए, प्रसिद्धि तो सब जानते हैं कि जैसे मैंने रेखांकित भी किया पहले कि जब उन्होंने कविताएं लिखी तो कविताओं ने भी उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। जब वो काव्य नाटक में आए तो काव्य नाटक भी जो है बहुत अप्रिशिएट किया गया। पर सवाल ये है कि कविता रहा हो या काव्य नाटक रहा हो, इसका एक व्यापक ये आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये ठेठ साहित्यिक दायरों में जो है ये घूम रही थी और साहित्यिक दायरों में इन्होंने दुष्यंत को एक बड़ा नाम दिलवाया। पर जब वो गजलों की तरफ आते हैं और जब एक आम आदमी के दुख दर्द की उसके अंदर बात करते हैं, उसकी तकलीफ की बात करते हैं, उसकी आशाओं आकांक्षाओं की बात करते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि एक कवि धर्म जो है वो बेसिकली ये है कि ऐसे समय में इनके साथ खड़ा हुआ जाए, तो जब ये चीज है तो ये इनकी रीच को बड़ा व्यापक कर देता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको जो ये अपार लोकप्रियता मिली है वो गजलों से मिली। जहां तक गजलों में आपने दो शेड बताए, एक उनका एक जो है उनका एक प्रतिवादी रूप है, मतलब वो जहां पर विरोध दर्ज कराते हैं, जहां वो खुद, मैंने अभी जैसे वो एक शेर आपको बताया कि हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो एक तरफ यह है कि जहां पर वो जो जितना भी सत्ता के अंदर और सत्ता से ज्यादा मैं कहूंगा व्यवस्था के अंदर जितनी भी चीजें गलत दिखाई दे रही हैं, जो एक आम आदमी को परेशान कर रही हैं, आम आदमी को एक सम्मानजनक जीवन जीने नहीं दे रही हैं, तो ऐसी चीजों को उन्होंने बड़ा जम के विरोध किया है। तो ये जो प्रतिवाद की और विरोध और विद्रोह की जो गजलें हैं, ये लोगों के अपने दिल के बहुत करीब हैं। बट ऐसे में जैसा कि होता है, हर शायर करता है कि बीच बीच में कभी कभी उसे जो है एक रूमानी दौर भी उसका आता है, तो उनको आप देखेंगे उनकी कुल जमा 52 गजलें हैं साये में धूप में। 52 में मुश्किल से 5-6 गजलें हैं जो रूमानी हैं, बाकी सारी गजलें जो हैं ये विरोध की और प्रतिवाद की गजलें हैं। तो प्रतिवाद और विरोध का जो स्वर है वो उनकी गजलों में मुखर है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। तो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि ये चीज है जिसने एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू किया है, और ना केवल उन्होंने, मतलब हिंदी के अंदर नया ट्रेंड हुआ है। उस समय जो उर्दू की गजलें थी जो तकरीबन मृतप्राय हो चुकी थी, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता चला जा रहा था उर्दू की गजलों में, क्योंकि वही आर्काइक कॉन्सेप्ट लेके चले आ रहे थे वो लोग। उसके अंदर भी एक उसे ताजा दम बनाया इन गजलों ने, जैसी कंटेंट बदला, जैसी क्योंकि भाषा बदली, क्योंकि आम दर्शक तक, आम पाठक तक पहुंचने के लिए उनको ना सरल भाषा रखना था, क्योंकि उसमें उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया। उर्दू हिंदी को हम अलग नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा भी, लेकिन उर्दू जो है उन्होंने बहुत क्लिष्ट नहीं रखी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। और जहाँ तक रूमानी और प्रतिक्रियावादी बात है, तो आपने सही कहा, प्रतिक्रिया जो उन्होंने दिखाई उसको पाठकों ने, दर्शकों ने, सबने पसंद किया। पर हम जो है आज भी जब वो ओशन बैंड वाले गाते हैं ना, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ, तो हम लोग आज भी उससे भी रोमांचित होते हैं। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तो ये उनका दायित्व है कि मतलब मुझे ये लगता है कि उस समय एक गज़लकार अपना दायित्व महसूस कर रहा था, और गज़ल में आप प्रतिक्रिया दे रहे हो और वो भी व्यवस्था के प्रति। ये अनोखी चीज़, शायद आपने सही बोला कि अनोखी चीज़ हमने पहली बार देखी। ये शुरुआत उन्होंने ही की थी जी। अब मैं आपसे क्योंकि उनकी अन्य विधाओं में सृजन के बारे में भी हमको जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि उनके रेडियो, नाटक और इस सब से भी वो जुड़े रहे जी। तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया कुछ समय, मैंने बताया, जिसके आधार पे उन्होंने छोटे छोटे सवाल लिखा। उसके बाद जो उनकी पहली नौकरी थी वो ऑल इंडिया रेडियो में थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी नौकरी शुरू की। ठीक वैसे ही दो दोस्त हैं, एक रेडियो में चला जाता है और उनका दोस्त कमलेश्वर जो है वो दूरदर्शन में चला जाता है। वो दूरदर्शन का पहला न्यूज़ रीडर और पहला स्क्रिप्ट राइटर बनता है, और ये जो हैं ये आते हैं रेडियो में, और रेडियो से ये दिल्ली से फिर ये भोपाल आ जाते हैं। भोपाल आते हैं तो भोपाल का रेडियो स्टेशन तब जो है तरह से एस्टेब्लिश हो रहा था, शुरुआती दौर थे, और उसमें जो है इन्होंने बहुत सारे रूपक और बहुत सारे नाटक लिखे वहाँ पर जो है। अच्छा। बहुत सारे। और मैं कहूँगा कि उसी अनुभव ने उन्हें इतना संपन्न बनाया कि वो एक काव्य नाटक
फिर उन्होंने हाँ, लिखा। फिर उन्होंने लिखा। तो काव्य नाटक जो है वो मतलब वो जो उनका रेडियो के लिए जो उन्होंने नाटक लिखे हैं रूपक हैं, वो सारी चीजें उन्होंने उसमें पूरा बहुत उनसे मदद मिली है कि पूरा नाटक का स्ट्रक्चर तो क्या होता है, उन्होंने क्या फिर वो इंटरव्यू। पूरा जो रेडियो का जो उन्होंने काम किया आकाशवाणी पे, हाँ, ये उनका जॉब था? ये उनका नहीं, उनके जॉब तो और भी ज्यादा थे, उसमें रूपक की एक चीज थी, उसमें अच्छा। वार्ताएं भी थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। हाँ, हाँ। पर चूंकि ये मतलब एक मल्टी फेसेटेड अच्छा, इनका अच्छा। इनका टैलेंट था इनका, तो ये ना केवल नाटक लिखते थे, ये ना केवल नाटक डायरेक्ट करते थे, ये बल्कि नाटकों में ये एक आध पात्र प्ले भी करते थे। मतलब हमारे अच्छा। पास जो है अभी हम लोग देख रहे थे कि वो एक पात्र के संवादों का कितनी शिद्दत से रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आप सुनेंगे उसको जो है वो हाँ, बहुत अभी तक बहुत सामने नहीं आया। ऑल इंडिया रेडियो वाले तो जानते हैं, हाँ। पर एक आम जनता के सामने नहीं आया कि कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत से वो एक पात्र को जीते हैं। जीते मतलब हैं। न केवल पात्र रचते हैं, बल्कि रचने के बाद जो उस पात्र को वो जो बताइए, ये रूप हमें पता ही नहीं था दुष्यंत जी का। हाँ, मतलब ये भी एक रूप हो सकता है। ये था। हम तो एक्चुअली क्या था कि पापा की डेथ तो 75 में हो गई, पर मेरी बहन फिर ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने ज्वाइन किया था कुछ समय बाद। तो हम वहाँ जाते रहते थे, तो हमें सुनने को मिलता था कि भाई वो तो उनका वो प्ले था। ये तो बाद में हमने बहुत कोशिश की कि वो सारे रूपक जो हैं हमें मिल जाए वो आपको। इकट्ठे कर सकें, और उसका एक बल्कि वो तैयार भी हो गया था पूरा, एक उसकी पांडुलिपि तैयार हो गई थी। पर जब उसका सारिका में विशेषांक निकल रहा था, तो विशेषांक निकलते समय सारी चीजें जो है वहां पर गई थी, और सारिका का ऑफिस फिर बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो गया, और इस ट्रांजिशन में वो कहीं पूरे रूपकों का जो पूरा वो था ओहो! वो पूरा मिसप्लेस हो गया। ऐसे चीज़ें बहुत हो बहुत जाती हैं। मतलब बहुत ही अफसोस हुआ। और मतलब मैंने आपके पास जो कलेक्शन में देखा, उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी अपन को दुष्यंत जी के बहुत कम मिलते हैं, उस समय हाँ, के। पर अब जितनी भी हैं वो पीछे मेरी बेटी ने और मानू जी ने, दोनों ने मिलके जो है वो सब इकट्ठी की हैं, अच्छा, अच्छा। जितनी संभव जो है जहाँ से वो करके। हुँ, हुँ। अब हमारे पास कम से कम कुछ बताने लायक हैं कि कम से कम इतनी है। हालांकि वो दौर ऐसा था जबकि मोबाइल तो थे नहीं कि आप जब देखो तब तब क्लिक कर फ़ोटो, लो, हाँ। और फोटो भी कम उस समय चलन में होते थे, और ये तो किसी को पता ही नहीं था कि वो 42 साल की उम्र में चला जाएगा। चले जाएँगे। बहुत ही असमय निधन हुआ। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में आया जी, कि जब वो 42 साल के थे मात्र, तो उस समय क्या वो अपनी प्रसिद्धि देख चुके थे? देखिए उन्होंने 74 से गज़लें लिखनी शुरू की। जी। लिखी तो उन्होंने शुरुआत में, जैसे उन्होंने खुद बताया कि शमशेर बहादुर सिंह जब लिखा करते थे हाँ, 25 तब। साल पहले, मतलब 50-55 के बीच में भी, तो ये भी चोरी-छिपे हाथ साफ करते हाँ, रहते थे। सब। उन्होंने काफ़ी गज़लें, रचनावली में इनकी पुरानी गज़लें भी हैं। हुँ, हुँ। मतलब इन 52 गज़लों के अलावा भी जो है अलावा। कई गज़लें हैं रचनावली में, जो उनके शुरुआती दौर की गज़लें हैं। पर 74 में जो गज़लें हैं, जो बिल्कुल आप कहो कि आग उगलती हुई गज़लें हैं, वो गज़लें उन्होंने उनको रातों-रात बहुत प्रसिद्ध कर दिया। मतलब इतनी मतलब उन्होंने इतनी ये समय उन्होंने देखा। मतलब अपनी प्रसिद्धि की जो शुरुआत थी, वो उन्होंने देखी है, और इसीलिए वो अपनी भूमिका में लिखते भी हैं कि मुझे एक सुखद आत्मविश्वास मुझे मिला है, इसलिए मैं किताब में लेके आ रहा हूँ ये। हालाँकि आलोचक भी बहुत होते हैं ऐसे, जब वो हिंदी कविता की आलोचना करके जब गज़ल की तरफ आए, तो हिंदी कवि उनके पीछे लाठी लेके पीछे, पड़ गए, हाँ। और उर्दू वाले तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि गज़लें ऐसी हो सकती हैं। उर्दू वाले तो सोचते हैं कि इश्किया के अलावा गज़ल ही नहीं गज़ल होती है नहीं पूरी की होती, पूरी। हाँ। ये क्या इतना भारी भरकम विषय गज़ल में लेके आ गए? भई गज़ल तो मोहब्बत की चीज़ मोहब्बत होती है, की उसमें होती है। नाज़ुक बातें करो, ये करो, वो करो। आप प्यास की, भूख की और आदमी की परेशानी की, की शोषण बात की, कर रहा। आप इस तरह की क्या बातें कर रहे हो? इतनी भारी चीज़ें उठाने के लिए गज़ल नहीं बनी है। ऐसा ये हुँ। था। तो दुष्यंत जी ने भी, बट मेरे ख्याल से एक अच्छे साहित्यकार की पहचान ये होती है कि वो उस विधा की जो पूरी संभावनाएँ हैं, उन पूरी संभावनाओं को वो दोहन कर सकता है। उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है टू द हिल्ट, पूरा वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि दुष्यंत जी प्रसिद्धि देख के गए। की प्रसिद्धि की शुरुआत देख देख के के गए। गए। बाद मैं की प्रसिद्धि तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हो हर साल उनकी प्रसिद्धि में इजाफा हुआ है। यदि उनकी किताब साए में धूप, ये जी, छोटी सी जी। पतली सी किताब, ये आप देखिए, जी। वो आपने उस तरफ रखी शायद। हाँ। ये किताब है, हाँ आप जी। देखिए। इसकी 10 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। 10 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं, आप देखिए। हुँ। मतलब इसका 75वां एडिशन आ रहा है। हिंदी कविता में किसी किताब का 75वां एडिशन 75वां आए, एडिशन, ओह माय ये गॉड! मतलब इससे मतलब बहुत ही कमाल की बात है ये।
आलोक जी, मैंने ना एक बहुत खूबसूरत चीज़ लोगों के सामने, शायद बहुत लोगों को याद नहीं, क्योंकि हम लोग ने वो फ़िल्म देखी है, शायद मूवी आई थी एक, नीता थी हीरोइन उसमें और नसीरुद्दीन शाह ने हीरो का रोल किया था। कोई स्टोरी दूसरी थी, लेकिन विजेंद्र उसी घाटगे भी थे उसमें। जी विजेंद्र घाटगे भी थे, वो राजसी परिवार से थे इंदौर के। जी जी जी। और उसी बीच इंदौर में जहरीली शराब मज़दूरों के द्वारा पीने से उनकी मौत के बारे में जो मतलब जो चीज़ निकल कर आई, तो वो चीज़ पापा ने पहले से लिखी हुई थी क्या? नहीं, उसमें उनकी गज़ल का इस्तेमाल हुआ था और वो गज़ल थी उनकी, ये ये ज़ुबां ज़ुबां हमसे सी हमसे नहीं सी नहीं जाती, जाती, ज़िंदगी है कि जी ये जी नहीं नहीं जाती। जाती। हाँ, तो इसके जो प्रोड्यूसर थे वो और विठल भाई पटेल जी घर आए थे जी। इसकी अनुमति लेने के लिए। और फिर पापा की और भी कई गज़लें, हल्ला बोल में उनकी गज़लें आई, मसान में आई, और कई जो सीरीज़ हैं हाँ, वो उनके तो अंदर आई, कई उनकी पर गज़लें ये आई। वाली गज़ल और ये चीज़ है कि ये लोगों को इसलिए भी छू गई थी कि वो जहरीली शराब का जो, आज तो आए दिन कुछ ना कुछ होता था, पर वो बहुत बहुत फ़ेमस हुआ था वो, और उससे मतलब लग रहा था कि मन कि उन्होंने उस वक़्त लिखी या उनकी पहले से गज़ल थी, मैं ये जानना नहीं, नहीं, चाहती थी। गज़ल तो पहले से पहले थी। से थी, तो वो तो उन्होंने जब उसका ये इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जो उस समय उस मूवी में फ़िट हो रहा था, जी, जी। है ना? तो क्योंकि इश फ़िल्म तो बाद में बनी, हाँ, दुष्यंत जी तो पहले ही जा चुके थे। हाँ जी। ये अच्छा, तो अच्छा, तब की हाँ, बात। तो ये गज़ल। चलिए, बहुत हमने अभी बहुत सारी बातें की हैं, ज़रा हम थोड़ी-सी एक रास्ता भंग करेंगे, और मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि आलोक जी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दुष्यंत जी की एक अच्छी-सी गज़ल गुनगुना के हमें सुनाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह से गुनगुनाऊँ, जैसे पापा जब लिखते थे, पापा लिखते लिखते भी गुनगुनाते हुए लिखते थे वो पूरे के पूरे। अच्छा, हाँ, तो वो अपने कमरे में बैठ के वो गुनगुना रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमारा जो सरकारी मकान था छोटा-सा, साइड में आस-पास ही लगे हुए कमरे हुआ करते थे, और हम लोग साइड में बैठे हुए थे। हम सुनते पढ़ थे। रहे हैं अपने जो भी हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन। छोटा भाई तो उस समय जो है बोर्डिंग में जा चुका था, मैं अच्छा। बोर्डिंग से लौट आया था तब तक, हुँ, हुँ। मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में। तो वो कुछ ही उसी अंदाज में जैसे जी, बिल्कुल, इरशाद। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है, पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है, ये अंदाज, हाँ, टूटा हुआ एक रथ है, जो रुक गया था कहीं पर, वाह! फिर साथ चलने चलने लगा लगा है। है, बहुत खूब। हमको पता भी नहीं था, वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। इसकी प्रतीकात्मकता देखिएगा पूरी हाँ, की पूरी। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में। जब उसका इमरजेंसी का विरोध धीरे 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 शुरू हुआ, जी, सारी चीजें, एक माहौल वो भी बनने लगा इमरजेंसी के जी। बाद। हर एक हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है, और ये बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने ढलने लगा लगा है, है। बहुत सुंदर, बहुत फिर खूब। धीरे धीरे यहाँ का मौसम मौसम बदलने बदलने लगा लगा। है। बहुत खूब। नहीं। अ, अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी किताब के बारे में बताना चाहती हूँ। हरे राम समीप जी की किताब है। ये मुझे आलोक अमानुक जी ने मुझे गिफ्ट की थी, और इस किताब ने उनके
इसलिए ये प्रामाणिक है ये पुस्तक, क्योंकि इस किताब में उनके वो दोस्त जो उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया, और बहुत सारे लोग हैं और उनके बारे में, मतलब जो खुश मिजाज, दिल फेंक, मस्त मौला, इस टाइप के व्यक्ति थे, वो तो सब उनको बता ही रहे हैं। पर इसमें एक मैं थोड़ा सा अलग विषय लेके आ रही हूँ, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने दुष्यंत जी के बारे में सुनी ली, तो वो चीज़ मैं ये लेके आ रही हूँ कि आलोक जी जो थे, बहुत जल्दी ही हॉस्टल चले गए थे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जो उनकी ज़िंदगी से नहीं जुड़ी थी उस वक़्त, लेकिन उनके दुष्यंत जी के परम प्रिय मित्र, जैसे कि आपने बताया त्रिशूल में कमलेश्वर जी, मार्कंड जी और जी जी है ना? जी तो ये लोग थे, लेकिन कमलेश्वर जी उनके बेहद करीब थे। और कमलेश्वर जी की पुत्री मानू जी, हम लोग उन्हें मानू जी बोलते हैं, तो उन्होंने जितना, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने दुष्यंत जी को करीब से देखा, क्योंकि वो बहुत छोटी से अपने पिता के साथ रह रही थी, आलोक जी हॉस्टल चले गए थे। इन दोनों की मित्रता, इन लोग की बातें, इसके बारे में जितना दुष्यंत जी की पुत्रवधू, जो कि उनके जाने के बाद हुई, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कमलेश्वर जी की पुत्री मानू जी, जिन्हें हम ममता त्यागी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम उन्हें भी इस बातचीत में शामिल करते हैं। तो मानू जी हमारे साथ हैं। मानू जी की एक खासियत है, वो बहुत खामोश रहती हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, आलोक जी हम लोग सब बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, वो खामोशी से सुनती हैं, पर वो बहुत अच्छी पाठिका भी हैं, वो ऑब्जर्वर भी हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि वो बचपन से कमलेश्वर जी के साथ रही हैं, और जब तक दुष्यंत जी जिए वो कमलेश्वर जी के साथ रहे। उन्होंने कैसे कमलेश्वर जी के साथ दुष्यंत जी की दोस्ती, उनको गज़ल लिखते, किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ते देखा। तो अब हम मानू जी से चर्चा करेंगे, और हम उन्हें फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप पूरा बताइए कि वो किस तरीके से दोनों जन की दोस्ती चली, और किस तरीके से फिर आप पारिवारिक रिश्ते में बदले। और मतलब उस वक्त तो मतलब वो थे भी नहीं जब आप शादी होके आई, और इस तरीके का। तो आप मुझे बताइए पहले दोस्ती के बारे में। सबसे पहले तो मेरी याददाश्त में जो है जी। कि मुझे मतलब दुष्यंत अंकल जो थे कभी दिल्ली आए थे घर पे, तो आए और वो किसी इंटरव्यू या किसी उसके लिए आए हुए थे। तो अचानक जब उनका काम वाम सब खत्म हो गया तो भोपाल वापस जाने लगे, और एकदम से बोले चलो, मम्मी को बोले कि गायत्री चलो तुम और मानो चलो मेरे साथ, और कमलेश्वर से बोल दिया कि वो भी आ जाएगा स्टेशन, और हम लोग भोपाल चलते हैं। तो मम्मी ने कहा भाई एकदम से उनसे तो बोला ही नहीं है, कमलेश मतलब पापा से बात ही नहीं हुई है। अरे मेरी बात हो गई है चलो। तो मम्मी ने कहा उसके मानू के पास अभी जूते भी नहीं है ढंग के, ना कपड़े हैं ना, बोले वो सब भोपाल में हम ले लेंगे, तुम तो बस जितना जो है रखो और चलो। चलो। हम लोग गए स्टेशन पे। पहले ट्रेन ऐसे होती थी जिसमें खिड़कियां नहीं होती थी, दरवाजे खिड़की खुली ही रहती उससे थी। घुसा देते उसमें पहले तो अंकल चढ़ गए, फिर मम्मी से कहा कि तुम मुझे मानू को गोदी में दे दो, और मुझे गोदी से मुझे दिया गया, और मम्मी उससे दरवाजे से चढ़ी, और एकदम से मतलब अंकल ऊपर बैठ गए सीट पे उस पे, और सबको बीड़ी बांटी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, जगह ही नहीं थी। बीड़ी बांटी और बोले जगह तो महिला बैठ रही हैं, देखी लेडीज आ रही हैं, और अब मुझे तो अपनी गोदी में उन्होंने बैठा लिया। तो ये पहली याद हो रही है। और फिर पापा आए स्टेशन पे, तो पापा से बोल रहे, पापा बोगी ढूंढते हुए कहाँ बैठे हैं, देखा, बोले तुम भी कूद आओ इसी के अंदर से, खिड़की में से। तो फिर वो पापा भी चढ़े, और फिर हम लोग सब वो जो यात्रा थी हमारी, ट्रेन यात्रा भोपाल की, तो दिल्ली से ये भोपाल। दोस्ती जो है आपने जो बताया उससे साबित होती है। हाँ। अब मुझे आपने उनको लेखन की दुनिया में किस तरीके से देखा, कमलेश्वर जी की दोस्ती के साथ, मतलब जहाँ कमलेश्वर जी और दुष्यंत जी दोनों प्रेजेंट रहे। अब ऐसे तो मैं तो बहुत छोटी थी, बिल्कुल ही मुझे तो याद भी नहीं। जितने पापा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे उनके बारे में, कि जैसे एक बार, मतलब उस समय उन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। हाँ। ये सबसे बड़ी कमी होती थी। हाँ। तो ये लोग 3 दोस्त थे, हाँ जो त्रिशूल कहे जाते हैं, मार्कंडे अंकल, दुष्यंत अंकल और पापा। हाँ। तो ये तीनों इन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया, पापा ने किस्सा सुनाया था, एक दिन डिसाइड किया कि चलो हम लोग कुछ अच्छा खाना खाने चलते हैं।
तो एक रेस्टोरेंट में ये लोग गए, तो धीरे से मतलब ये दोनों तो बहुत गंभीर टाइप के थे, मार्कंडेय अंकल और पापा। दुष्यंत अंकल थोड़े से मस्त मौला, मस्त। बिल्कुल कॉन्फिडेंट एकदम, सबको मोह लेना एकदम। तो बोले नहीं चलो चलो जो ऑर्डर करना है करो। फिर खाना खाने बैठे, खाना तो खूब जम के खा लिया, सब ऑर्डर करते रहे। और धीरे से अंकल बोले पापा और मार्कंडेय अंकल से कि तुम लोग साइकिल लेके चलो बाहर, मैं थोड़ा पेमेंट करके आता हूँ। पैसे तो थे नहीं। अब ये लोग थोड़ी दूर जाके देख रहे थे कि कर क्या रहा है। तो देखे कि वो जो मतलब जो काउंटर पे जो सेठ जी बैठे थे, वहाँ खूब भीड़ थी, वहाँ पे काउंटर पे पैसे दिए जाते थे। अंकल अपना हाथ बढ़ाते और अंदर वो ऐसे कर लेते, बार बार हाथ बढ़ाते और ऐसे करते। तो बार सेठ जी ने बाद में पूछा क्या हुआ, बोले मैंने 100 का नोट दिया है, छुट्टे दे दो हमें। तो वो बल्कि पेमेंट तो दूर पेमेंट तो दूर, वो चेंज लेके भी आ गया और शाम का इंतजाम भी हो गया उनके खाने का। ये तो बहुत ही रोचक किस्सा है। इतना, और फिर उसमें भी उन्होंने ना वेटर को भी मिला लिया था, क्योंकि वेटर जो परोस रहा था उनको, वेटर से ये कहा तुम्हें बड़े वाले होटल में ना तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। तो वो बेचारा वो भी कुछ नहीं बोला, उसको भी कुछ थोड़ी बहुत टिप दे दी होगी। और वो यहाँ से ये लोग रेस्टोरेंट से निकले। तो ऐसे ही रोचक किस्से पापा सुनाते थे। ऐसा कुछ उन लोगों का एक वो जो हुआ था, जो स्टेज के प्रोग्राम। हाँ, एक वहाँ पे कवि सम्मेलन होते थे काफी, तो पैसे होते नहीं थे, तो उन लोग सोचते थे कि, और ये दोनों तो लेखक थे, मार्कंडेय अंकल और पापा, दुष्यंत अंकल कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं अपनी कविताएं 2-2 तुम लोग को दे देता हूँ, तो तुम लोग भी पढ़ लेना, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। अब ये लोग अब पापा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो पापा बहुत अच्छे से पढ़ते भी थे। तो कविता एक पढ़ी तो ठीक है, वाह वाह हो गई बहुत। फिर दूसरी बार भी पढ़वा दिया, फिर उसमें भी बहुत वाह वाह हो गई। अब तीसरी का नंबर है कि बोले कि एक और पढ़ दीजिए, तो तीसरी तो उनके पास थी नहीं। पर उन्होंने धीरे से जैसे बोले अच्छा भी अभी बाद में पढ़ते हैं करके, और फिर जब जैसी कार्यक्रम थोड़ा सा वो और चलने लगा, तो धीरे से पापा तो उठ के स्टेज से उतर आते थे कि जैसे कि दोबारा मुझे ना देखें और ना मुझसे बोला जाए कि कविता पढ़ो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इमरजेंसी के वक्त की कुछ याद है? मेरे सामने, हाँ मुझे याद तो है, क्योंकि पापा भी दुष्यंत जी ने उस समय काफी क्रांतिकारी लिखा था। हाँ। और क्या वो प्रोग्राम स्टेज वगैरह करते थे, पापा का उसमें है रोल? क्योंकि मुझे कमलेश्वर जी का इसमें हरिराम समीप जी की किताब में राइटअप मिला है। उसमें पापा जी ने आपके लिखा है कि वो साय में धूप का जो आया था उनके ऑफिस में पांडुलिपि उन्होंने पढ़ के सुनाई थी। तो क्या दुष्यंत जी ने भी ऐसा कुछ किया था? नहीं, उस समय अंकल जो थे वो कवि सम्मेलनों में जाने लग गए थे, मतलब सक्रिय थोड़े से होने लगे। और उनका एक आखिरी एक मतलब कवि सम्मेलन में गए थे, सागर में विठल भाई पटेल जी ने उनको आमंत्रित किया था, तो वो वहाँ गए थे। उसका टेप है, उसका मतलब उसकी आवाज़ है अभी हमारे पास मौजूद, क्या बात उनके है? पढ़ते हुए। जो क्या हम लोग हैं इतने भाग्यशाली कि हमें वो आवाज़ सुनने को मिलेगी? बिल्कुल, वो मैं मतलब मेरी बेटी आई हुई थी, तो हम लोगों ने खूब ढूंढा, उसको करा, उसको रिट्रीव किया, तो वो है हमारे पास। वो आपको ज़रूर सबको सुनाई देगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दर्शकों, ये बात मेरे लिए बहुत रोमांचकारी है कि मानू जी ने हमको इतना ज़्यादा अभिभूत कर दिया आज तो, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ये प्रोग्राम मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ जिससे कि मुझे कुछ लोग सुने और नई चीज़ दुष्यंत जी के बारे में क्या लाऊंगी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप वो चीज़ हमें दे रही हैं सुनवाने को, और वो चीज़ आज तक किसी ने दुष्यंत जी की आवाज़ नहीं सुनी। तो हम कार्यक्रम के अंत में वो आवाज़ सुनेंगे। उससे पहले मैं आपसे थोड़े 2-4 सवाल और करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग क्या दुष्यंत जी जाने के पहले तो उनके जाने के पहले तो आपकी शादी नहीं हुई थी, तो क्या दुष्यंत जी कुछ तय कर गए थे या कुछ ऐसा था, या आपका कुछ अफेयर था? ऐसा कुछ ना तो अफेयर था ना कोई वो तय कर गए थे, पर ऐसे ही मजाक होता रहता था कि जो भी कुछ मतलब एक बार मैंने शायद पहले भी कहा है कि अंकल जब बॉम्बे आए हमारे घर पे, तो जो भी सामान पापा खरीद रहे थे, जैसे फ्रिज है ये, बोले अरे यार तुम खरीदते जाओ,
सब कुछ मेरे घर ही आ रहा है। तो इस तरह से वो मजाक मजाक होता था। पर जब उनकी डेथ के कई साल बाद एक बार कार्यक्रम हुआ दुष्यंत जी के ऊपर, जो बॉम्बे में हो रहा था, उसमें मतलब आंटी को, मतलब मिसेस दुष्यंत कुमार को इनवाइट किया गया था उस कार्यक्रम में इंटरव्यू के लिए। उसके साथ आलोक जी भी आए मतलब साथ में अम्मा के साथ आए लेके। तो वो जब कार्यक्रम में जब इन लोगों ने कार्यक्रम किया, जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो पापा ने देखा आलोक को पूरे गौर से देखा होगा जो भी। हाँ। तो बोले क्यों नहीं हम मानू की बात ऐसी मतलब वहाँ करें जो जिनको घर जैसे ही माहौल है, अपना ही घर है। घर जैसा। तो फिर पापा ने शायद पत्राचार किया और आंटी से। आप इसी माहौल के लिए बनी थी और उसी माहौल में आई, जी। और अब आपके यहाँ भी वही माहौल है, क्योंकि आलोक जी भी बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखते हैं और सब इस तरीके का है। तो मैं देखती हूँ आप भी काफ़ी लिखती पढ़ती रहती हैं। आपने तो दुष्यंत जी को पूरा पढ़ा होगा। जी। आपको दुष्यंत जी में सबसे अच्छा क्या लगा? ऐसे मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी सरल भाषा, जो कि आम आदमी समझ सके, उसको उससे रिलेट कर पाए, वो सबसे बड़ी खूबी उनमें लगी। हाँ, ये बात तो ये हम भी सबसे। वो करते हैं। तो और मैं देख रही हूँ कि आलोक जी से ज़्यादा आप उनकी चीज़ों के बारे में जानती हैं, कलेक्शन पूरा आप रख रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपको इस विषय में कुछ लिखना चाहिए, और हम लोगों को हम लोग इस उम्मीद से हैं कि आप भी कुछ दुष्यंत जी के बारे में कुछ छोटे-छोटे आर्टिकल, संस्मरण बताएँ, और कुछ आपको याद हो जो ख़ास, जो मैं सोचती तो हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं होती है लिखने की। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जब भी विषय उठता है आप तो उन्हें मुझे ऐसा कैसे लगता है। देखती हैं? अभी जैसे वो दोनों समधी थे, हाँ, समधी हैं, हैं। कमलेश्वर जी और दुष्यंत जी, पर प्रेज़ेंट में नहीं रहे, दुष्यंत जी थे नहीं। लेकिन उन्होंने, जैसे उनके घर में आपको वही माहौल मिला, सारी बिल्कुल। चीज़ें वही मिली, लिखने पढ़ने का उसी तरीके का माहौल मिला। तो दुष्यंत जी जो थे, आपके उसमें जो है एक मस्त मौला अंकल की तरह थे कि लेखक, और वो मुझे कभी जैसे जैसे मैंने पापा से बातें सुनी, और जब मैं इस घर में आई और जिस तरह की बातें सुनी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अंकल को कभी कहीं मिस किया हो। हमेशा ऐसा लगा कि वो घर में मौजूद हैं। और आपके घर में भी, जब हाँ, आपकी मेरे शादी नहीं हुई नहीं थी थी तो तब। आप हमेशा पापा के साथ रहते हुए भी मैंने हमेशा पाया कि अंकल कहीं न कहीं किसी न किसी बात पे मौजूद रहे। तो हाँ, जब मैं इस घर में आई, शादी होके आई, तो मुझे हमेशा अंकल की कमी महसूस नहीं हुई, कि हमेशा उनकी बातें बातें होती होती रही रहती। थी। और आज भी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी इस दुनिया में, इस विश्व में, इस हमारे भारत में और हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में, हमें कभी नहीं लगता कि दुष्यंत जी चले गए। वो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी मानू जी और आलोक त्यागी जी, जो हम लोग दुष्यंत जी की 50वीं पुण्यतिथि पर एक गुफ्तगू कर रहे थे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और मैं भविष्य में, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी यादें हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो मैं भविष्य में आप दोनों को ज़रूर फिर से बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हम अब उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपने अपने घर में आते देखे हैं। जैसे आपने मुझे एक बार अमृता प्रीतम का किस्सा बताया था, धर्मवीर भारती जी, राकेश जी, इन सब की सारी बातें हुई थी। तो हम इस पे भी एक पॉडकास्ट करेंगे। तो दर्शकों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और आप इस कार्यक्रम के अलावा किस शख्सियत के बारे में सुनना चाहेंगे? मैं ज़रूर उस पे बात करूँगी। आप पहले अपने जवाब भेजें। तब तक के लिए पूछते रहिए एक-दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी? अब ममता, मैं आपको एक पेन ड्राइव दे रही हूँ, हाँ, जिसमें हाँ। उनकी आवाज़ है, जो कि अब किसी के पास नहीं है। ओह माय और गॉड! अब ये सबको सुना सकती हो तुम। तुमने जो सपने पाले हैं, शायद मुझ में रोक न पाए। मेरे पास धरा ही क्या है, चंद किताबें। पहले से समझाती दुनिया तो शायद वश में कर लेता, लेकिन अब तो प्यार किसी भी बंधन से आगे जा पहुंचा। मैंने मंत्र से लिखा तुमको, इन अधरों पर रख कर गाया।
ये तो आलोचक ही जाने, पाप किया वा पुण्य कमाया। लेकिन परिणामों के भय से मन के कौन नहीं बदलूंगा। अब तो तेरा मोह मनन जाओ, चिंतन से आगे जा पहुंचा। कुछ अफवाहों ने हट ठानी, कुछ घटनाओं ने झकझोरा। कुछ अफवाहों ने हट ठानी, मैंने दीवारों पर लिख दी खुद ही अपनी राम कहानी। ऐसे चौक उठी परिपाटी, जैसे कोई प्रतिमा टूटे। अधूरा फूटा गीत गगन के, आंगन से आगे जा पहुंचा। पहले से समझाती दुनिया, तो शायद वश में कर लेता। लेकिन अब तो और किसी भी पहले से समझाती दुनिया, तो शायद वश में कर लेता। लेकिन अब तो प्यार किसी भी बंधन से आगे जा पहुंचा। बंधन से आगे जा पहुंचा। कि मैंने मंत्र सरीखा तुमको, इन अधरों पर रख कर गाया। ये तो आलोचक ही जाने, ये तो आलोचक ही जाने, पाप किया या पुण्य कमाया। लेकिन परिणामों के भय से मन के को नहीं बदलूंगा। अब तो तेरा मोह मननिया, चिंतन से आगे जा पहुंचा। दुनिया पहले से समझाती, तो शायद वश में कर लेता। ये गजल है। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुआ हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुआ हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मुझे यहाँ तक आते आते सूख जाती। खंडहर बचे हुए हैं, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ के सर पे कोई छत नहीं रही। खंडहर बचे हुए कांधों पे तेरा बोझ है, सजदों में क्या झुके। हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हम पर किसी खुदा। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको
किसी रेल सी गुजरती है, मैं इसी से थरथराता हूँ। वो ना लगा इस रास्ते के नाम, इस रास्ते के नाम लिखो, इस रास्ते के नाम लिखो, एक शाम या इसमें रोशनी का करो इंतजाम। और एक ये एल्बम है जिसमें बहुत सीमित उनकी फोटोग्राफ्स हैं, ओ माय गॉड, जो क्योंकि उन- दुष्यंत जी की फोटो तो दुर्लभ है। और ये उनका सिग्नेचर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच मानो, थैंक यू।